ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन के भीतर ही लड़ रहे हैं। क्या होगा अगर आपके मन के विचार ही आपको सच्ची खुशी, शांति और संतुष्टि से दूर कर रहे हों? एडिक्टेड टू द मंकी माइंड में J.F. बेनोइस्ट हमें उन गुप्त पैटर्न और विश्वासों को समझने की यात्रा पर ले जाते हैं जो बार बार हमारे अच्छे प्रयासों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह पुस्तक केवल आत्मसहायता नहीं है, यह हमें डर, शर्म और संदेह से पनपने वाले बेचैन मंकी माइंड से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। बेनोइस्ट ऑब्जर्विंग माइंड का परिचय देते हैं, जो हमारे भीतर एक शांत और समझदार हिस्सा है जो हमें जीवन को साफ नजरिए से देखने और आत्म प्रतिक्रिया के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। कहानियों और व्यावहारिक तकनीकों के माध्यम से हम आत्मतोड़फोड़ और नकारात्मक मानसिक प्रोग्रामिंग से दूर होकर एक स्पष्ट और आत्मकरुणा से भरी मानसिकता बनाना सीखेंगे। शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो को समर्थन देने के लिए लाइक करें। तो तैयार हो जाइए इन शक्तिशाली अंतर्दृष्टियों को जानने के लिए, नए दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए और अपनी आंतरिक दुनिया को नए सिरे से आकार देने के लिए उपयोगी उपकरणों की खोज के लिए। भाग 1, बंदर मन को जानना। भाग 1 में हमें बंदर मन से परिचित कराया जाता है। यह हमारे भीतर का वह हिस्सा है जो लगातार नकारात्मकता, आत्मसंदेह और चिंता को बढ़ावा देता है। यह बेचैन मानसिक स्थिति छोटी छोटी गलतियों या असहज पलों को भी बड़ी समस्या की तरह दिखाती है। इसे एक फिल्म के रूप में सोचें। जब बंदर मन निर्देशन कर रहा होता है तो छोटी असफलताएं भी एक त्रासदी जैसी लगती हैं। इसमें नकारात्मक सोच, आलोचना और बढ़ती चिंता होती है जो हमें आत्मविनाश के चक्र में फंसा सकती है। इसके विपरीत हमारे पास अवलोकन मन भी है, हमारे भीतर का एक शांत, समझदार हिस्सा जो स्थितियों को तटस्थता से देखता है, बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया या निर्णय के। बंदर मन के विपरीत, जो चिंता को बढ़ाता है और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देता है, अवलोकन मन हमें स्पष्टता और संतुलन प्रदान करता है। यह मानसिक बदलाव हमें आत्म प्रतिक्रिया के बजाय सोच समझकर जवाब देने में सक्षम बनाता है, जिससे हम नकारात्मक भावनात्मक पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि ये दो मानसिकताएं कैसे काम करती हैं और हम अवलोकन मन पर अधिक भरोसा कर जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं। हमारे बचपन से आई मानसिक प्रोग्रामिंग अक्सर हमारे बंदर मन को आकार देती है। हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को देखते हैं और यदि वे बार बार क्रोध या चिंता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम भी उन प्रतिक्रियाओं को बड़े होकर अपनाने की संभावना रखते हैं। काल्पनिक उदाहरणों के माध्यम से पुस्तक दिखाती है कि कैसे शुरुआती पारिवारिक प्रभाव इस आंतरिक आवाज को आकार देते हैं। यह मानसिक प्रोग्रामिंग हमारे साथ रहती है और हमारे बारे में और हमारी दुनिया के बारे में हमारे विश्वासों को प्रभावित करती है। बंदर मन को प्रबंधित करने का एक प्रभावी तरीका इसे पहचानना और इसे स्वीकार करना है। यह समझना कि यह नकारात्मक आवाज हमारे एकमात्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, एक शक्तिशाली पहला कदम है। बिना लगाव के विचारों का निरीक्षण करना और नकारात्मक आत्मचर्चा को पुनः परिभाषित करना जैसी तकनीकें बंदर मन के प्रभाव को कम कर सकती हैं। जब हम इन विचारों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय बस उन्हें नोटिस करना सीखते हैं, तो हम अपने अवलोकन मन को धीरे धीरे मजबूत करते हैं, जिससे धैर्य और समझदारी के साथ प्रतिक्रिया करना आसान हो जाता है। भाग 1 इन मानसिक पैटर्न को समझने और उनसे मुक्त होने का आधार तैयार करता है, जिससे हमें स्पष्ट मन और भावनात्मक लचीलापन के साथ जीवन जीने का मार्ग मिलता है। भाग 2, विश्वासों की शक्ति। भाग 2 में हम समझते हैं कि हमारे विश्वास जीवन को कैसे आकार देते हैं। विश्वास केवल विचार नहीं है, ये हमारे गहरे, स्थिर विचार होते हैं जिन्हें हम सच मानते हैं, और ये हमारे निर्णयों, प्रतिक्रियाओं और आत्मधारणा को प्रभावित करते हैं। विश्वास साधारण धारणाओं से लेकर हमारे और दुनिया के बारे में गहरी मान्यताओं तक हो सकते हैं। हमारे कई विश्वास बचपन के अनुभवों से उत्पन्न होते हैं, जहां हमने खुद को सुरक्षित रखने या किसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ विचारों को अपनाया होगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये विश्वास पुराने पड़ सकते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं,
विश्वासों के प्रकार और उनका प्रभाव। विश्वास कई तरह के होते हैं, दूसरों के बारे में साधारण धारणाओं से लेकर आत्म परिभाषा के गहरे विश्वासों तक। उदाहरण के लिए, हम दूसरों के बारे में यह मान सकते हैं कि लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता या हर कोई सिर्फ अपने लाभ के लिए सोचता है। फिर हमारे आत्म दृष्टिकोण को आकार देने वाले विश्वास हो सकते हैं, जैसे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं या मैं सफल होने के लिए बहुत शर्मीला हूं। ये विचार अक्सर अनुभवों या लगातार मिले संदेशों से विकसित होते हैं और हमारे मंकी माइंड को चला सकते हैं, जिससे चिंता या आत्मसंकोच पैदा होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बचपन में कहा गया कि वह जिम्मेदार नहीं है, तो वह मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता जैसे विश्वास को मान लेता है। यह मान्यता उन्हें जिम्मेदारियों से बचने या आत्मसंदेह में डाल सकती है, जिससे उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। आत्मप्राज्यकारी विश्वास और मंकी माइंड। मंकी माइंड ऐसे विश्वासों पर निर्भर करता है जो आत्मसंदेह और नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। मैं पर्याप्त नहीं हूं या मैं टूट चुका हूं जैसे विश्वास हमें दुनिया को इस तरह से देखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो इन विचारों की पुष्टि करता है, एक आत्मपराजय के चक्र को बनाए रखता है। मंकी माइंड ऐसे विश्वासों को कसकर पकड़ता है, जिससे ये हमारे निर्णयों और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन विश्वासों की जांच नहीं करते या उन्हें बदलते नहीं, तो ये विकास और संतुष्टि के अवसरों को बाधित कर सकते हैं। इसके विपरीत, अवलोकन मन हमें इन विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अवलोकन मन के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि इनमें से कई आत्मप्राज्यकारी विश्वास सत्य नहीं, बल्कि सिर्फ हमारी बनाई कहानियां हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचते हैं, मैं हमेशा सामाजिक परिस्थितियों में अजीब महसूस करता हूं, तो अवलोकन मन हमें पिछली सफल सामाजिक स्थितियों को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा, जो इस विश्वास को चुनौती दे सकता है। सीमित करने वाली मान्यताओं से मुक्त होना। सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानना और चुनौती देना उन्हें बदलने का पहला कदम है। एक उपयोगी अभ्यास यह है कि अपने विचारों पर ध्यान दें और नोट करें कि कब नकारात्मक मान्यताएं सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर यह विचार आता है कि मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता, तो हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह सच है? अक्सर निरीक्षण करने पर हमें लगता है कि ये मान्यताएं पुरानी या बढ़ा चढ़ाकर हैं। इन मान्यताओं को बदलने का एक तरीका उन्हें सकारात्मक विकल्पों से बदलना है, जो हमारे विकास में सहायक हों। उदाहरण के लिए, अगर कोई मानता है कि मैं असफल हूं, तो वह एक नए विचार को अपनाना शुरू कर सकता है, जैसे मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। धीरे धीरे यह नया विचार उनके आत्मचित्र को नया आकार दे सकता है और एक सकारात्मक आंतरिक संवाद में बदल सकता है। अनदेखे विश्वासों के परिणाम। बिना जांचे विश्वास अक्सर आत्मपूर्ति करने वाली भविष्यवाणियों की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम मानते हैं कि लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते, तो हम अपने व्यवहार से इस धारणा को पुष्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे साथ दूसरों का व्यवहार उसी तरह होता है। इन विश्वासों की जांच करने से हम देख सकते हैं कि वे हमारे कार्यों और दूसरों से बातचीत को कैसे आकार देते हैं, अक्सर बिना किसी वास्तविक आधार के। इस चक्र को तोड़ने के लिए अवलोकन मन हमें इन पैटर्न को देखने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें पूर्ण सत्य के बजाय आत्तन प्रतिक्रियाएं मानने के रूप में देखता है। आलोचना के बजाय जिज्ञासा का अभ्यास करके हम इन विश्वासों से अलग होने लगते हैं, जिससे हम और अधिक जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पुराने विश्वासों को सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदलना। मान्यताओं को बदलना धीरे धीरे होता है। सीमित विश्वास की पहचान करने के बाद हम इसे एक नए, सशक्त विश्वास से बदल सकते हैं, जो हमारे लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाता है। यह तुरंत नया विश्वास बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में नियमित रूप से लागू करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का विश्वास है कि मैं चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता, तो वह धीरे धीरे एक नए विश्वास को अपनाना शुरू कर सकता है कि मैं समाधान खोज सकता हूं। इस पर धीरे धीरे ध्यान देने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है। मान्यताओं की शक्ति हमारे अनुभवों को आकार देने में निहित है। जब हम पुरानी आत्मप्राज्यकारी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं और नई, सहायक मान्यताओं को अपनाते हैं, तो हम नए अवसरों के लिए दरवाजे खोलते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगते हैं।
भाग 3 भावनाएं एक मार्गदर्शन प्रणाली के रूप में। भाग 3 में भावनाओं को एक गाइड की तरह देखने की बात की जाती है, जो सिर्फ क्षणभंगुर प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए संकेत भी हैं। भावनाओं को अच्छा या बुरा कहने के बजाय यह दृष्टिकोण हमें यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हर भावना में एक संदेश होता है। कई बार समाज हमें उदासी, गुस्से या डर को नकारात्मक मानने की ओर ले जाता है, लेकिन वास्तव में ये सभी भावनाएं हमें खुद को समझने और एक दिशा देने का काम करती हैं। समस्या नहीं, संकेतक के रूप में भावनाएं। भावनाएं हमारी आंतरिक दुनिया के बारे में अहम संकेत देती हैं। विचारों के विपरीत भावनाएं हमारे शरीर और मन में गहरे उतरती हैं। इन्हें समझना आसान होता है क्योंकि ये सीधे हमारे विश्वासों और जरूरतों से जुड़ती हैं। भावनाओं को ध्यान में रखकर हम यह जान सकते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाओं के पीछे क्या है और सिर्फ लक्षणों के बजाय उनकी जड़ पर काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक स्थिति में बहुत घबराता है, तो शायद इसके पीछे यह विश्वास हो सकता है कि मैं दिलचस्प नहीं हूं। इस विश्वास की पहचान कर इसे बदलना उस घबराहट को कम कर सकता है। भावनाओं के साथ प्रामाणिकता अपनाना। जब हम अपनी भावनाओं को छुपाते हैं या सब ठीक है का मुखौटा पहनते हैं, तो यह हमें असहज बनाता है। इसे लंबे समय तक दबाने से तनाव भी बढ़ सकता है। जब हम अपनी सच्ची भावनाओं को महसूस करने देते हैं, तो हम खुद को पूरी तरह समझ पाते हैं। जैसे कि दुख को दबाने के बजाय इसे महसूस करना यह दिखा सकता है कि हमें किसी की जरूरत है या भावनात्मक सहारा चाहिए। प्रामाणिकता का मतलब है कि हम भावनाओं को ऐसे ही अनुभव करने दें, बिना उन्हें दबाने या ठीक करने की जल्दी में। इसे अपनाकर हम अपने प्रति ईमानदार रहते हैं और बेहतर ढंग से अपनी भावनाओं का सामना कर पाते हैं। भावनाओं को कंपास के रूप में उपयोग करना। भावनाएं एक आंतरिक कंपास की तरह हैं, जो हमें हमारे जीवन के उन हिस्सों की ओर इशारा करती हैं जहां बदलाव की जरूरत हो सकती है। जैसे गुस्सा या उदासी अनसुलझे मुद्दों की ओर इशारा कर सकती है। जब हम इन भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखते हैं, तो वे हमें बताते हैं कि हमें किस विश्वास या मूल्य पर काम करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, गुस्सा हमें इस बात का संकेत दे सकता है कि किसी ने हमारी सीमा पार की है। इसे समझने से हमें सही तरीके से अपनी बात रखने का रास्ता मिलता है। इसी तरह डर हमें किसी असुरक्षा के बारे में आगाह कर सकता है। इसे समझने से हमें मदद मिल सकती है कि कहाँ हमें खुद को सुधारना है या अपनी सोच को बदलना है। भावनाओं को नियंत्रित करना। मजबूत भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए एक तरीका है उन्हें लेबल करना। केवल यह पहचान लेना कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे कि उदासी, गुस्सा या डर, हमारे अवलोकन करने वाले दिमाग को सक्रिय करता है। यह हमें उस भावना को निष्पक्ष रूप से देखने में मदद करता है, जिससे उसकी तीव्रता कम हो सकती है। दूसरी तकनीक है गहरी सांस लेना और तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ समय लेना। यह विराम बंदर मन द्वारा प्रेरित आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को रोक सकता है और हमें शांत और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करने का समय देता है। भावनात्मक मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना। भावनाओं को एक मार्गदर्शन प्रणाली के रूप में अपनाने का मतलब है कि हम उन्हें दुश्मन की तरह देखने के बजाय सहयोगी की तरह अपनाएं। उन्हें समझकर, उनके संकेतों पर ध्यान देकर और उनकी जरूरतों पर काम करके हम अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। इस तरीके से अपनी भावनाओं को अपनाने से हम शांत और अधिक आत्मिक जीवन जी सकते हैं, जो हमारे असली स्वभाव के साथ जुड़ा होता है। भाग 4 जागरूकता के उपकरण। इस भाग में हम व्यावहारिक तकनीकों पर चर्चा करेंगे जो हमें सचेत जागरूकता विकसित करने और बंदर मन की नकारात्मक सोच से मुक्त होने में मदद करती हैं। ये उपकरण हमें विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें बेहतर तरीके से समझने की क्षमता देते हैं, ताकि हम आवेग के बजाय इरादे से जवाब दे सकें। यहां मुख्य रणनीतियों और उनके अनुप्रयोग का अवलोकन है। परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में जागरूकता। जागरूकता किसी भी बदलाव का पहला कदम है।
पुस्तक में उदाहरण के माध्यम से दिखाया गया है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना हमें एक ही गलती दोबारा करने से कैसे रोक सकता है। जैसे अगर हम एक दिन अपना टोस्ट जला लेते हैं तो अगली बार हम टोस्टर की सेटिंग को एडजस्ट करते हैं। इसी तरह अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझना हमें सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करता है। अपनी आदतों और विचारों को पहचानना, विशेष रूप से बंदर मन में निहित नकारात्मक पैटर्न को, हमें सचेत बदलाव करने का मौका देता है। बिना लगाव के विचारों का अवलोकन। जागरूकता का एक महत्वपूर्ण उपकरण यह है कि हम अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखें। इसमें बंदर मन के प्रतिक्रियात्मक विचारों और अवलोकन मन की शांत दृष्टि के बीच अंतर करना शामिल है। अवलोकन मन स्थितियों को बिना कोई नाटक या निर्णय जोड़े देखता है। इसका अभ्यास करने के लिए जब कोई नकारात्मक या चिंताजनक विचार आए तो उसे बंदर मन कहकर चिन्हित करें। यह छोटा कदम विचारों से दूरी बनाता है और हमें यह समझने का मौका देता है कि क्या वह विचार वास्तविकता को दर्शाता है या सिर्फ एक पुरानी आदत का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर काम के दौरान किसी चिंता में फंसे हुए हैं तो बंदर मन का लेबल लगाकर आप खुद को उससे थोड़ी दूरी पर ला सकते हैं, जिससे आप शांत रहकर उस पर विचार कर सकें। अनुभवों का स्वामित्व लेना। पुस्तक में अनुभवों की जिम्मेदारी लेने पर जोर दिया गया है, जिसमें यह समझना शामिल है कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। हम अक्सर बाहरी घटनाओं को अपने मूड को नियंत्रित करने देते हैं, लेकिन जागरूकता हमें समझने में मदद कर सकती है कि हमारे पास क्या बदलने की शक्ति है। इस समझ से हम स्थितियों को दोष देने के बजाय रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होते हैं। बाहरी कारणों को दोष देने के बजाय जिम्मेदारी लेने से हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं, जो बंदर मन के प्रभाव को कम करता है। धीमा होना और शरीर से जुड़ना। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है अपनी गति धीमी करना और अपने शरीर से दोबारा जुड़ना। यह हमें वर्तमान में ठहरने में मदद करता है। जल्दबाजी से बंदर मन की प्रतिक्रियाएं तेज हो सकती हैं, जबकि धीमा होना हमें स्पष्टता से स्थिति का सामना करने का मौका देता है। गहरी सांस लेने जैसे सरल अभ्यास हमें भावनाओं और शारीरिक अनुभवों के प्रति सचेत बनाते हैं, जिससे तनाव कम होता है। उदाहरण के लिए, जब चिंता का अनुभव हो तो कुछ गहरी, धीमी सांसें लेकर अपने मन को शांत करें। इससे अवलोकन मन को स्थिति का सामना करने में मदद मिलेगी और आप संतुलित तरीके से सोच पाएंगे। आत्मकरुणा और उपस्थिति। जागरूकता का एक अहम हिस्सा अपने प्रति दयालु और धैर्यवान होना भी है। बंदर मन अक्सर आलोचना करता है और खुद को नकारात्मक विचारों में घसीटता है, लेकिन आत्मकरुणा विकसित करने से हम इन भावनाओं का सामना समझ और सहानुभूति के साथ कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें दबाने के बजाय समझने की कोशिश करना आत्मस्वीकृति को बढ़ावा देता है। आत्मकरुणा का अभ्यास करना हमें विकास और सुधार की ओर तो ले जाता है, लेकिन यह यात्रा का सम्मान भी करता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। भाग 5, माइंडफुल इंक्वायरी। माइंडफुल इंक्वायरी हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों को जिज्ञासापूर्ण और बिना निर्णय के समझने का एक तरीका है। यह हमें विचारों या भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकने, उनका निरीक्षण करने और यह देखने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हमारे अंदर गहराई में क्या हो रहा है। यह हमें समझने का अवसर देती है कि हम एक विशेष तरीके से क्यों सोचते या महसूस करते हैं, जिससे हमें इन मानसिक पैटर्न को बदलने की ताकत मिलती है। जिज्ञासा के साथ ऑब्जर्विंग माइंड का उपयोग। जिज्ञासा माइंडफुल इंक्वायरी की नींव है। यह बिना किसी निष्कर्ष या निर्णय के सवाल पूछने की अनुमति देती है। जब कोई विचार आता है तो ऑब्जर्विंग माइंड इसे सच मानने के बजाय इसे जिज्ञासा से देखता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन में विचार आता है, मैं हमेशा चीजों को बिगाड़ देता हूं, तो आप यह पूछ सकते हैं, क्या यह वास्तव में सच है? इसके समर्थन में क्या प्रमाण है और क्या इसके विपरीत कोई प्रमाण है? सवाल पूछने का यह सरल कार्य हमारे मनोवैज्ञानिक पैटर्न के प्रति जागरूकता लाता है और बंदर मन की पकड़ को कमजोर कर सकता है। सही सवाल पूछना।
माइंडफुल इंक्वायरी में सही सवाल पूछना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम उन मान्यताओं तक पहुंच सकें जो हमारी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। ये सवाल हमें अपनी भावनाओं, शरीर की प्रतिक्रियाओं और हमारे खुद के बारे में या दूसरों के बारे में मान्यताओं की जांच में मदद करते हैं। यदि आपको किसी स्थिति में चिंता महसूस होती है, तो ऐसे सवाल पूछें, इस भावना को क्या शुरू कर रहा है, या अभी मैं खुद के बारे में क्या सोच रहा हूं। यह प्रक्रिया भावनाओं के पीछे की गहरी मान्यताओं को उजागर करने में मदद करती है, जिससे हमें यह तय करने में आसानी होती है कि क्या वे मान्यताएं हमें वाकई लाभ पहुंचा रही हैं। शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी सहायक संकेतक हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बातचीत के दौरान आप तनाव महसूस करते हैं, तो आप खुद से पूछ सकते हैं, मुझे अभी तनाव क्यों महसूस हो रहा है। अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखना असुविधा या डर से जुड़े विश्वासों को सामने ला सकता है, जिन पर ध्यान देकर उन्हें छोड़ा जा सकता है। मान्यताओं और मुकाबले के तरीके की खोज। हमारे कई विश्वास पुराने अनुभवों और मुकाबला करने के तरीकों से आते हैं। जैसे किसी कठिनाई का सामना करने की बजाय उसे टालना या तनाव में खुद को भटका लेना अक्सर पुरानी मान्यताओं को छुपाए रखता है। माइंडफुल इंक्वायरी हमें इन पैटर्न को पहचानने में मदद करती है, जैसे कि मैं किस विश्वास की रक्षा कर रहा हूं, या यह रणनीति मुझे दीर्घकाल में कैसे प्रभावित कर रही है। विश्वासों और उनके मुकाबले की रणनीतियों पर सवाल उठाकर हम धीरे धीरे उन अनफायदे वाले पैटर्न को छोड़ सकते हैं और जीवन की मुश्किलों से निपटने के नए और स्वस्थ तरीके ढूंढ सकते हैं। भाग 6, अपने बंदर मन का स्वामी बनना। अपने बंदर मन का स्वामी बनना हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और जानबूझकर ध्यान से भरे विकल्पों की दिशा में कदम बढ़ाने के बारे में है। बंदर मन के सोचने के ढंग को पहचानने और समझने के बाद हम इसे अपने जीवन को नियंत्रित करने से रोकने के लिए कई व्यावहारिक रणनीतियां अपना सकते हैं। यह खंड हमें अपने नजरिए को बदलने, हर चुनौती में कृतज्ञता खोजने और शांत, अवलोकन करने वाले मन के साथ वर्तमान में स्थिर रहने के लिए मार्गदर्शन करता है। बंदर मन की पकड़ से मुक्त होना। बंदर मन नकारात्मक सोच और आलोचना की कहानियों पर चलता है, जो हमें चिंता, शर्म या गुस्से के चक्र में फंसाए रखता है। इसका स्वामी बनने का अर्थ है इन कहानियों को पहचानना और उनसे प्रभावित न होना। उदाहरण के लिए, यदि हमारे मन में खुद को अयोग्य मानने का विचार आता है, तो हम उसे सच्चाई के रूप में माने बिना या उस पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया दिए बिना अवलोकन कर सकते हैं। यह मानसिक बदलाव हमें भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। कृतज्ञता और स्वीकृति का अभ्यास करना। बंदर मन के प्रभाव को कम करने के लिए हम कठिन परिस्थितियों में भी कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं। यह हमें नकारात्मकता के बजाय जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन काम में मुश्किलें आईं, तो कृतज्ञता का अर्थ हो सकता है कि हम इस बात को समझें कि हमें अपनी क्षमताओं को सुधारने का अवसर मिला है या तनावपूर्ण स्थिति को शांत रूप से संभालने में सफलता मिली है। इसके साथ स्वीकृति भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। अपनी वास्तविकता का विरोध करने के बजाय स्वीकृति हमें जीवन को वैसा ही स्वीकार करने में मदद करती है जैसा वह है। इससे निरंतर बदलाव की आवश्यकता को दूर किया जा सकता है और हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। यह आत्मालोचना को कम करने में सहायक है, जिसे बंदर मन अक्सर बढ़ावा देता है। वर्तमान में स्थिर रहना। वर्तमान में रहना मतलब है अतीत या भविष्य के विचारों में खोए बिना अपने वर्तमान अनुभवों पर ध्यान देना। वर्तमान में खुद को स्थिर करके हम बंदर मन की कहानियों को दूरी से देख सकते हैं ताकि वे हमें प्रभावित न कर सकें। सचेत श्वास और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें हमें वर्तमान में स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं। खुद को सही तरीके से देखना। बंदर मन के स्वामी बनने का एक अहम हिस्सा है खुद को सच्चाई और करुणा के साथ देखना। बंदर मन अक्सर आत्मधारणा को विकृत कर देता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और अपनी ताकतों को अनदेखा कर देते हैं। खुद को सही तरीके से देखने का मतलब है वास्तविकता को अतिरंजित कहानियों से अलग करना। जर्नलिंग और ध्यान जैसी आत्म प्रतिबिंब की आदतें हमें अपनी सच्ची आत्मछवि को समझने में सहायता करती हैं। जागरूकता और करुणा का विकास।
बंदर मन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जागरूकता महत्वपूर्ण है। बिना किसी लगाव के अपने विचारों का लगातार अवलोकन करना हमारे अवलोकन करने वाले दिमाग को मजबूत करता है, जिससे हम अपनी चुनौतीपूर्ण भावनाओं को प्रभावी रूप से प्रबंधित कर पाते हैं। इसके अलावा खुद के प्रति करुणा रखने से, विशेष रूप से मुश्किल समय में, हमारे आंतरिक अनुभवों से स्वस्थ संबंध बनाने में मदद मिलती है। चेतन श्वास को शामिल करना। चेतन श्वास एक प्रभावी तरीका है बंदर मन को शांत करने और अवलोकन करने वाले मन से फिर से जुड़ने का। गहरी, नियंत्रित सांसों का अभ्यास करने से हमें क्षण भर रुकने का समय मिलता है, जिससे हम आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के बजाय सोची समझी प्रतिक्रिया देने का मौका पाते हैं। सचेत श्वास हमारे तनाव को कम करता है और हमारे ध्यान को संतुलित रखता है, जिससे हम और अधिक स्पष्टता के साथ स्थितियों का सामना कर सकते हैं। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास करके हम बंदर मन की पकड़ के खिलाफ लचीलापन विकसित करते हैं और अपने जीवन को जागरूकता, उद्देश्य और आंतरिक शांति के साथ मार्गदर्शित करते हैं। भाग 7, अवलोकन करने वाले मन की बुद्धि को साझा करना। इस भाग में हम यह जानेंगे कि अवलोकन करने वाले मन को अपनाने से हमारे रिश्तों और बाहरी दुनिया के साथ हमारे संबंध कैसे बदल सकते हैं। जब हम अवलोकन करने वाले मन की शांत, गैर निर्णयात्मक प्रकृति का उपयोग करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और दूसरों को भी वही समझ दे सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारी आंतरिक दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यह हमारी बातचीत में करुणा का एक नया स्तर लाता है, जिससे हम दूसरों के संघर्षों को समझ सकते हैं बिना उसमें उलझे। करुणा और जुड़ाव विकसित करना। जब हम अवलोकन करने वाले मन से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर दूसरों के लिए स्वाभाविक रूप से करुणा विकसित होती है। अपने मन के पैटर्न को पहचानने के बाद हम समझ पाते हैं कि हर किसी के अंदर भी एक बंदर मन होता है, जो संघर्ष और भय को बढ़ाता है। यह समझ धैर्य और दया को बढ़ावा देती है। किसी के व्यवहार पर निराशा व्यक्त करने के बजाय हम सहानुभूति के साथ जवाब दे सकते हैं, यह जानते हुए कि दूसरा व्यक्ति भी अपने आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा होगा। इस करुणा को विकसित करने का व्यावहारिक तरीका प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना है। जब किसी का व्यवहार हमें प्रभावित करता है, तो अवलोकन करने वाला मन हमें उनके दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कठोर या असंवेदनशील लगता है, तो हम मान सकते हैं कि उनका व्यवहार किसी गहरे तनाव का परिणाम हो सकता है। इस दृष्टिकोण का अभ्यास हमें अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है। उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना। अवलोकन करने वाले मन का अभ्यास करने की यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं है, यह हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक असर डाल सकती है। जब हम स्पष्टता और आत्मजागरूकता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो दूसरे लोग हमारी शांति और धैर्य को देख सकते हैं। हमारे व्यवहार में अवलोकन करने वाले मन को शामिल करने से हम दूसरों के लिए एक आदर्श बनते हैं और उन्हें भी इस मानसिकता को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। समय के साथ यह दृष्टिकोण एक सकारात्मक प्रभाव का चक्र शुरू कर सकता है, जिससे परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को भी इस दृष्टिकोण को अपनाने का प्रोत्साहन मिलता है। निर्णय को पहचानना और छोड़ना। बंदर मन अक्सर हमारे भीतर और हमारे रिश्तों में बाधाएं पैदा करने के लिए निर्णय का उपयोग करता है। अवलोकन करने वाला मन हमें इन निर्णयों को अस्थायी और अतिरंजित विचारों के रूप में पहचानने का सुझाव देता है। जब हम निर्णयों को छोड़ने का अभ्यास करते हैं, तो हम न केवल दूसरों पर अवास्तविक उम्मीदें लगाना बंद कर देते हैं, बल्कि खुद में भी एक शांतिपूर्ण स्थिति का अनुभव करते हैं। निर्णय छोड़ने के अभ्यास के लिए एक सरल मानसिक अभ्यास का उपयोग करें। जब आप अपने या दूसरों के बारे में कोई आलोचनात्मक विचार देखें, तो इसे एक बादल की तरह देखें जो बस आपके सामने से गुजर रहा है। इसे पकड़ने के बजाय इसे स्वीकार करें और दूर जाने दें। धीरे धीरे यह आदत निर्णय की आवश्यकता को कम करती है और एक अधिक खुले दिल से जीवन जीने में सहायक होती है। दैनिक जीवन में अवलोकन करने वाले मन को एकीकृत करना। अवलोकन करने वाले मन को अपनाना एक यात्रा है, जिसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से सचेत श्वास लेना, चिंतन के लिए रुकना और सहानुभूति दिखाना, ये सब अवलोकन करने वाले मन को हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बना सकते हैं।
हर बार जब हम किसी चुनौती या असहमति का सामना करते हैं तो यह हमें शांत और विचारशील प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करने का एक मौका देता है। इस प्रकार अवलोकन करने वाला मन हमें एक शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। जैसे जैसे हम इन अंतर्दृष्टियों को अपनाते हैं, हमारे रिश्तों में गहराई आती है, हमारी आत्मजागरूकता बढ़ती है और हमारे व्यवहार का सकारात्मक प्रभाव सिर्फ हमारे व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचता है। निष्कर्ष: एडिक्टेड टू द मंकी माइंड में हम यह सीखते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाशील आदतों से मुक्त होकर और विचारपूर्ण विकल्प बनाकर आत्मतोड़फोड़ करने वाले पैटर्न को कैसे बदला जा सकता है। इस यात्रा में उन विश्वासों को पहचानना और उन पर सवाल उठाना शामिल है जो चिंता, अपराध बोध और नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं। कॉन्शियस ब्रीदिंग और माइंडफुल इंक्वायरी जैसे व्यावहारिक उपकरणों का उपयोग करके व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने और स्वस्थ प्रतिक्रियाएं चुनने के लिए जगह बना सकते हैं। इस बदलाव से लोग प्रतिक्रियाशील विचारों से नियंत्रित जीवन से शांति और आत्मनियंत्रण से भरपूर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मकरुणा के अभ्यास और अपने विचारों व भावनाओं के स्वामित्व को अपनाकर व्यक्ति पिछली आदतों और धारणाओं से खुद को मुक्त कर सकते हैं। इन उपकरणों को लगातार अपनाते हुए हम अपने जीवन को संतुलन और सच्चे संबंधों से समृद्ध कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। यदि यह सारांश आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो कृपया व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास पर अधिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।